अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत ये दावे तो कर रही है कि कोई तब्दीली नहीं हो रही, मगर कहीं ना कहीं हुकूमत में बेचैनी है। आपस में इख्तिलाफात और बहुत से अहम मामलात में तकसीम बार बार सामने आ रही है। खुद हुकूमती फैसले भी यही बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई बेचैनी जरूर है। काबीना में तो रद्दोबदल नहीं हो रहा, फिलहाल नहीं हो रहा, मगर काबीना के इजलास में वुज़रा एक दूसरे की कारकर्दगी पर सवालात उठा रहे हैं। वुज़रा के पोर्टफोलियोज वापस लिए जाने या तब्दील किए जाने की अफवाहें गर्म हैं। हुकूमत तरदीद कर रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खुद वज़ीर ख़जाना से कलमदान लिए जाने की खबरों की तरदीद की, मगर इस बात पर वो दो टोक जवाब नहीं दे रहे कि क्या वज़ीर आज़म वज़ीर ख़जाना की कारकर्दगी से या मुआशी टीम की कारकर्दगी से मुतमईन हैं, खुश हैं। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान की ट्विटर टाइमलाइन भी खामोश है, मगर ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ हो रही हैं। हुकूमत ब्यूरोक्रेसी और पुलिस का एहतसाब कर रही है, तब्दीलियाँ कर रही है, मगर सवाल उठ रहा है कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी काबीना से मुतमईन नहीं है तो उसमें तब्दीलियों की महज खबरें क्यों आ रही हैं, या फिर ये वाज़े तौर पर क्यों नहीं कहा जा रहा कि वो मुतमईन है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऐलान किया कि जो एमनेस्टी स्कीम है उस पर काबीना इजलास में तवील बहस हुई, जिसका फैसला किया गया है, जिसके बाद कि कल वज़ीर आज़म की सरबराही में इजलास दोबारा होगा, इसमें स्कीम को हतमी शक्ल दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कीम पर एतराज़ काबीना अरकान की तरफ से सामने आया। तवील बहस के बाद आज जो एसेट्स डिक्लेरेशन स्कीम थी उस पर जो मज़ीद बहस की ज़रूरत महसूस की गई है, और कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 बजे एक स्पेशल इजलास बुलाया है जिसमें जो एसेट स्कीम है उसके बारे में डिस्कशन की जाएगी, क्योंकि काबीना के अरकान इसके ऊपर मज़ीद बहस चाहते हैं। एक एक शिक जो है उसके ऊपर बहस हुई है, बात हुई है, लेकिन अभी भी तशनगी बाकी है। एसेट्स डिक्लेरेशन जो है उसके ऊपर शिक बाय शिक देखा जा रहा है, और उसमें जो एतराज़ात हैं, कई फैटफ के एतराज़ात का मामला नहीं है, वो हमारे अपने जो यहाँ पर काबीना के मेंबरान ने कई नुकात उठाए हैं जिनके ऊपर मज़ीद बहस की ज़रूरत है। एमनेस्टी स्कीम, इसको तहरीक इंसाफ एसेट डिक्लेरेशन स्कीम कह रही है। इस हवाले से काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आई है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में एमनेस्टी स्कीम पर अरकान में गर्मा गर्मी हुई, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने एमनेस्टी स्कीम के मामले पर मज़ीद मुशावरत की हिदायत कर दी। बाज़ अरकान ने एतराज़ उठाया कि इस स्कीम पर तनकीद करते रहे माजी में, इसे क्यों ला रहे हैं। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ऐसी एमनेस्टी स्कीम तहरीक इंसाफ के मंशूर के खिलाफ थी। हमें कौम को बताना होगा कि इस स्कीम की ज़रूरत क्यों पड़ी। एमनेस्टी स्कीम पर जब तक काबीना मुकम्मल तौर पर मुतमईन नहीं होगी उसे हम मंजूर नहीं करेंगे। बाज़ काबीना अरकान ने सवाल उठाया कि माजी की एमनेस्टी स्कीम और हमारी एमनेस्टी स्कीम में आखिर क्या फ़र्क है। उन्होंने तजवीज़ दी कि एमनेस्टी स्कीम देनी है तो खुले दिल के साथ दें, मईशत की मौजूदा सूरत हाल में मसलिहतों का शिकार न हो। इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जो काबीना अरकान एमनेस्टी स्कीम में तजावीज़ देना चाहते हैं कल इजलास में शरीक हों। काबीना इजलास में 2 घंटे तक एमनेस्टी स्कीम पर बहस होती रही। इस मामले पर हुकूमत में तफरीक है और इख्तिलाफ राय पाया जाता है, और जाहिर है ये अच्छी बात है कि काबीना अरकान एक पॉलिसी पर तनकीद कर रहे हों, अपनी राय दे रहे हों। मगर इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ काबीना में बड़ी तब्दीली की खबरें भी सामने आ गई, और ये कहा गया कि वज़ीर ख़जाना असद उमर की वजारत तब्दील हो रही है, उन्हें वजारत पेट्रोलियम दी जा रही है, और भी बहुत सी वजारतों में तब्दीली की खबरें आई जिसकी तरदीद हुकूमत की तरफ से की गई। फवाद चौधरी ने आज भी और कल भी इन इतलात को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि काबीना में तब्दीली की खबरें दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान खुद वज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा ले रहे हैं। अगर वो मुतमईन होंगे तो तब्दीली नहीं होगी, अगर मुतमईन नहीं होंगे तो तब्दीली होगी। मैं कल बता चुका हूँ कोई रीशफलिंग नहीं होने जा रही है, और सारे लोग अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। जब रीशफलिंग करनी होगी तो वो भी इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो अनाउंस करेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी जो है मुझे ये पैगाम दिया है, उन्होंने कहा है कि किसी भी वज़ीर को तब्दील करने के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मीडिया पे हैं वो सारी डिसइंफॉर्मेशन है। प्राइम मिनिस्टर साहब हर महीने रिपोर्ट जो हैं वो लेते हैं, और वो मिनिस्टर्स इसलिए मिनिस्टर्स हैं कि प्राइम मिनिस्टर उनसे मुतमईन है। प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है वज़ीरों को तब्दील करना। जब उनका दिल होगा वो चेंज करेंगे, जब दिल नहीं होगा नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने काबीना में तब्दीली की तरदीद की, मगर कहीं ना कहीं बातें हो रही हैं। अहम बात यह है कि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले वज़ीर ख़जाना असद उमर की तब्दीली की खबरें सामने आई। बार बार वज़ीर ख़जाना ही की तब्दीली की खबरें क्यों सामने आ रही हैं। हालांकि इस हुकूमत में सबसे बड़ा चैलेंज वज़ीर ख़जाना के लिए है, उनके सामने मुआशी चैलेंज है। वो IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस दौरान उनको हटाए जाने की खबरें आना और वज़ीर आज़म का उनकी कारकर्दगी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार ना होना पहले से ही गैर यकीनी का शिकार मईशत के बारे में मज़ीद गैर यकीनी पैदा कर रहा है। मगर अभी तक खुलकर एतमाद उनकी पॉलिसीज़ पर सामने नहीं आ रहा। इतलात यही आ रही हैं, और ना ही
7 माह में कोई ऐसा एहतसाब सामने आया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी काबीना का किया हो। हालांकि वो मुसलसल काबीना के इजलास करते हैं, काबीना के इजलास मुसलसल हो रहे हैं जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बने हैं, मगर किसी वज़ीर का एहतसाब, उसकी कारकर्दगी का एहतसाब जिसका उन्होंने शुरू में नारा लगाया था, वो अभी तक सामने नहीं आया। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के एहतसाब का ज़रूर आगाज़ कर दिया है। वफाक और पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़ी तब्दीलियाँ हो रही हैं। तहरीक इंसाफ ने 8 माह में पंजाब में तीसरा आईजी तब्दील कर दिया है। अमजद सलीमी पंजाब के तीसरे आईजी हैं जिनसे तहरीक इंसाफ की हुकूमत को शिकायत थी। इससे पहले भी 2 आईजी तब्दील हुए, इनसे भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुश नहीं थी कि शिकायत बरकरार रही तो इसी तरह आईजी तब्दील होते रहेंगे। जो पुलिस रिफॉर्म्स थे जिनकी बात पंजाब में की गई थी वो नहीं हो रहे, आईजी तब्दील हो रहे हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ हो रही हैं। 2 दिन पहले यह खबर सामने आई कि पंजाब में बड़े पैमाने पर ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ हुई हैं। फाइनेंस, दाखिला, ज़राअत और फूड के सेक्रेटरीज तब्दील किए गए। आज वफाक में ब्यूरोक्रेसी में तब्दीलियाँ सामने आई। हुकूमत ये कह रही है कि अभी फिल वक्त जो तब्दीली है वो काबीना में नहीं हो रही है, मगर ब्यूरोक्रेसी में तेजी से तब्दीलियाँ ज़रूर हो रही हैं। असल मामला क्या है, अंदर की बात क्या है, हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, ये क्या मामला है, क्या है? पोर्टफोलियोज़ की तब्दीली के हवाले से, वुज़रा के आपस में ताल्लुकात के हवाले से, वज़ीर आज़म का वुज़रा की कारकर्दगी पर एतमाद होने के हवाले से क्या इतलात है? ये बड़ी सीरियस एफर्ट चली थी और 4 या 5 वज़ीरों को बदलने की और या उनके रिशफल करने की या उनको एक आध को हटाने की, तो वो अभी थोड़ी सी पेंडिंग हो गई है। इस थोड़ा सा और उन्होंने पेंडिंग कर दिया। अभी इमरान खान साहब की 1-2 और उन्होंने अपनी वो पार्टी मीटिंग्स और वो सारे वो उनके बाद सुना है कि कुछ बदलेंगे सही। इनमें से ये बहुत ऑबियस है। अभी असद उमर साहब का सुना जा रहा था। असद उमर साहब को अभी चूँकि IMF और बाकी सारी चीज़ें और बजट सर पे है, स्कीम एमनेस्टी स्कीम है, बाकी सारी, इस वजह से असद उमर थोड़ा सा डिले हो जाएं या असद उमर साहब ना हो, ये दोनों चांसेस हैं। गुलाम सरवर साहब को कन्वे किया जा चुका है। एनर्जी मेजर फेलियर रहा आपका, एनर्जी चोरी, एनर्जी सारा, गैस बिल, गीज़र लग्जरी आइटम, और मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे ये वजारत दे दी गई है। खुसरू मुख्तियार साहब का सुना जा रहा था, वो भी उसमें है, और चौथा फैसल वाडा साहब का सुना जा रहा था, वो भी है। तो एक आध और कोई सरप्राइज़ पैकेज भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक था। अगर ये रूटीन में होता तो हो सकता है कि इन दिनों में हो जाता, लेकिन अभी हो सकता है थोड़ा सा डिले हो। अगर फैसला साजी में कंफ्यूजन भी है, घबराहट भी नजर आती है, फैसले लेना फिर वापस कर देना, फिर जो खबरें काबीना के इजलास की सामने आ रही हैं, बेचैनी है क्यों? क्या मईशत की सूरत हाल की वजह से है, गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से है, मीडिया पर जो तनकीद हो रही है मुआशी पॉलिसीज पर उस वजह से है, किस वजह से? इस वक्त टोटल डिपेंड कर रहा है मईशत और मईशत। आप उसमें बिजनेसमैन, जब आप कराची चले जाएं, लाहौर चले जाएं, पेशावर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कोई सेटिस्फाइड नहीं है। आपका डायरेक्शन नहीं है, आप लोगों को पता नहीं चल रहा। IMF आ रहा है हर रोज़। वो असद उमर साहब को एक और शौक़ बड़ा हो गया है कि वो मेरे ख्याल से वो पहले हम सुनते थे कि वो थोड़े से हैं इस तरफ फाइनेंस की तरफ से, अब हमें उनमें से एक नया सियासतदान निकल आया है। तो वो फोकस नहीं कर पा रहे, या वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, या हमने उनको ज़्यादा ओवर किया हुआ था, जो भी है। तो ये मईशत का बुनियादी तौर पे बहुत सारी चीज़ें साथ हैं। रिफॉर्म्स नहीं हो पा रही, इदारा जाती रिफॉर्म्स का नहीं पता। इशरत हुसैन साहब पता नहीं क़यामत से कितने दिन पहले वो रिफॉर्म्स लेके आएंगे। FBR का क्या निज़ाम ढांचा होगा, वो नहीं हो पा रहा। बाकी सारा जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, आपका जो नीचे ग्राउंड लेवल पे नहीं जा रहा, जो इमरान खान साहब कन्वे करना चाहते हैं वो नहीं कन्वे कर पा रहे। और ऊपर से जो 2-4 मेजर है अभी, हाँ, वो जो हेल्थ मिनिस्टर हैं कियानी साहब, उनका सुना जा रहा था कि उनको भी तब्दील करने जा रहे हैं, कि उन्होंने जो डिज़ास्टर किए हैं, जो उन हेल्थ मिनिस्ट्री में जो बातें अब सामने आ रही हैं, अजीबो गरीब इल्ज़ामात आ रहे हैं, वो भी बड़ा इसमें मेजर रोल है। तो बेसिक चीज़ है, ये तो तय है कि इस टीम के साथ या आप ज़हीन हो या टीम ज़हीन हो, या अब अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब का एक्सपीरियंस ही कोई नहीं गवर्नमेंट चलाने का। वो पार्लियामेंट पे से बाहर निकल के वो सारे जो 2-4 साल वो धरनों में और उसमें लगे रहे, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। जो टीम है वो डिलीवर नहीं कर रही। तो अब ये तब्दीली तो करेंगे। इस टीम के साथ इमरान खान साहब के दावे, वादे, नारे पूरे नहीं हो सकते, लेकिन कब करेंगे ये अब 7-8 महीने पहले ही गुजर गए। आप सब मगर अपनी टीम में ज़ाहिर है किसी तब्दीली में देर लगा रहे हैं, मगर IGs बार बार बदल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी में तब्दीली आ रही है,
पंजाब का क्या मसला है? बुज़दार साहब पर बहुत ज़्यादा तनकीद होती है, वहाँ आईजीज़ तो बार बार बदल रहे हैं, वज़ीर आज़म खुद इतनी दिलचस्पी लेते हैं पंजाब में, मगर वहाँ आईजीज़ और ब्यूरोक्रेसी के अलावा कोई तब्दीली आ नहीं रही है। जो बेसिक इशू है उसको नहीं कर रहे। बेसिक इशू क्या है? बेसिक इशू ये है कि इमरान खान साहब खुद भी पंजाब हुकूमत चला रहे हैं, नंबर 1। बुज़दार साहब भी एक सुस्त से वो कछवा या वो मेंढक चाल से पंजाब हुकूमत चला रहे हैं, 2। चौधरी सरवर साहब जो साफ़ पानी प्रोजेक्ट पे हाथ साफ़ कर चुके हैं और वो भी पंजाब चला रहे हैं, 3। जहांगीर तरीन साहब अभी तक उनकी दिलचस्पियाँ मौजूद हैं, वो भी चला रहे हैं, 4। अलीम खान साहब का 5 और परवेज़ इलाही साहब का 6। तो जब 6 हुकूमतें एक सूबे में होंगी, 6 जगह पे लोग हाज़िरियाँ देंगे, 6 जगह ब्यूरोक्रेसी करेगी, और फिर ब्यूरोक्रेसी आपने दोबारा लगाई कौन सी है? आज जो रिशफलिंग हुई है उसमें सारे वही हैं जो शहबाज शरीफ साहब के चेहते थे। आपका FBR का चेयरमैन, आपका गवर्नर स्टेटमेंट, आपके पंजाब में सारे वही हैं जिन पर आप कल तनकीद किया करते थे। किधर गई वो ब्यूरोक्रेसी जो आप लाना चाहते थे? वो आफ्ताब चीमा, वो मोहम्मद अली नेकोकारा, वो सारे लोग जिन पर आप नारे मारा करते थे, जिनके क्या करते थे। पुलिस नक्को नक हुई हुई है। आप किसी DPO के पास चले जाएँ, किसी RPO के पास चले जाएँ, वो कहते थे पहले मुस्लिम लीग नून में एक माई बाप होता था, अब तो पता ही कोई नहीं है कि कोई कहीं से आ रहा है। कोई एहसन जमील गुज्जर साहब का एक अपना सेक्रेटेरिएट है, वो अपना सेक्रेटेरिएट चला रहे होते हैं। इस तरह तरीके इंसाफ के जो अहदेदार हैं वो अपना सेक्रेटेरिएट चला रहे होते हैं। तो ये कितनों को जवाब दे होंगे ब्यूरोक्रेसी, कितने के साथ करेंगे? कोई भी नहीं काम करेगा जब तक आप एक अहल आदमी उसको अगर आपने यही बुज़दार साहब को, वैसे तो बुज़दार साहब भी लास्ट चांस पे सुना है, लास्ट उनकी मीटिंग जो हुई है इमरान खान साहब के साथ वो भी लास्ट चांस पे, अगर वो उनको ही रखना है तो इख्तियारात भी तो दें, बाकी सारों को तो करें। आप खुद जाके सारे डिसीजन करते हैं, बाकी 5 और कर रहे हैं, 6ठे वो खुद हैं, ऊपर से वो शहबाज गिल साहब हमारे दोस्त हैं, उनको भी उन्होंने इख्तियारात दे दिए हैं। तो अब क्या करना है? या तो डिवाइड कर लें, आपका वो भी पूरा हो जाएगा कि हम 2 सूबे नहीं बना रहे, हम 8 सूबे बना रहे हैं और हर 8 हिस्से बना के एक दे दें, या फिर खुदा के लिए इसका कुछ करें। ये आप किन चक्रों में पड़े हुए हैं कि आप जो भी आपका कोई एक मौका आता है उस पर डिजास्टर हो जाए। शुक्रिया। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जो नातजर्बाकारी है तहरीक इंसाफ की, वो तकाजा कर रही है 7-8 महीने बाद बहुत ज़्यादा तब्दीलियों की। कारकर्दगी पर सवाल उठ रहा है। 6 वो लोग कह रहे हैं कि लोग चला रहे हैं पंजाब को। अलीम खान साहब ज़ेर हिरासत नैब के, मगर भट्टी साहब कह रहे हैं वो भी इस वक्त चलाने वालों में हैं। ये सूरत हाल इस वक्त नजर आ रही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ की तरफ से एक ऐसी रिव्यू पटिशन सामने आई जिस पर सवाल उठ गए थे कि ये हो कैसे सकता है। अब एक और सामने आई है जिसमें वो बातें नहीं हैं जो दूसरी पटिशन में थी। क्या मामला, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। तकरीबन 2.5 माह पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का फैसला सुनाया, मगर अब ये फैसला फिर खबरों में है क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से इस फैसले के खिलाफ बज़ाहिर 2 नजरसानी की अपीलें दायर की गई। पहली नजरसानी की मुबैना अपील कुछ दिन पहले मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें फैसला लिखने वाले जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के कंडक्ट पर सख्त सवालात उठाए गए, उनकी शख्सियत पर सवालात उठाए गए, सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई। मगर जब इस दरख्वास्त के मतन पर तनकीद हुई तो किसी ने भी उसकी ओनरशिप नहीं ली, सब पीछे हट गए। दरख्वास्त गुजार तहरीक इंसाफ थी, वो खामोश रही। इस अपील पर वकील का नाम अली जफर लिखा था, मगर उन्होंने इस नजरसानी अपील की तरदीद की और कहा कि उनकी जानिब से कोई अपील दायर नहीं की गई। अली जफर ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जो अपील मंजर-ए-आम पर है उस पर उनके दस्तखत भी नहीं, वो इससे मुताल्लिक अपील दायर कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसके ड्राफ्ट पर काम हो रहा है। अली जफर ने उस अपील से लाताल्लुकी का इजहार किया, मगर हमारे मुतादिद ज़राए ने उस वक्त दावा किया कि 18 सफ़हात की नजरसानी की अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और ये तहरीक इंसाफ की मंजूरी के साथ दायर की गई थी। ये अपील एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मोहम्मद अली शेख की तरफ से दायर की गई थी, जिसे एतराज़ लगाकर अदालत ने वापस कर दिया था। बाद में इस अपील से ही ऐलान लाताल्लुकी कर दिया गया था और फिर हम तहरीक इंसाफ से रब्ता करते रहे, उन्होंने जवाब नहीं दिया। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से आज भी हम रब्ता करते रहे, वो इस हवाले से बात करने को तैयार नहीं है। हमारी खबर का कोई डिनायल नहीं आया। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से फैजाबाद धरने के फैसले के खिलाफ एक और अपील सामने आई है, जिसके दोनों वकील वही हैं जो पुरानी नजरसानी अपील में थे और दायर भी तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी अरशद दाद की तरफ से हुई है, जिनसे हम पिछली अपील के हवाले से भी मालूम करते रहे। अली जफर के अलावा किसी ने डिनाई नहीं किया और इस अपील पर भी तारीख वही दर्ज है जो पुरानी अपील में दर्ज थी, जिससे इस तासुर को तक़वियत मिल रही है कि जो पुरानी नजरसानी अपील थी वो भी तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर की गई थी और एतराज़ात ख़त्म करके आज दोबारा उसे दायर किया गया है, जिसमें से जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुताल्लिक जुमलों में तरामीम की गई हैं। आज जो दूसरी नजरसानी अपील दायर हुई है, इसका मतन हमारे पास मौजूद है। इसमें ज़बान हद से ज़्यादा शाइस्ता है और एहतराम को मलहूज़े खातिर रखा गया है
और इस नई नजरसानी अपील में तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि दरख्वास्त गुजार एक सियासी जमात है, यानी कि तहरीक इंसाफ, और 2018 के इंतखाबात के बाद इस जमात और इसके इत्तेहादियों ने मरकज़ समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाई है। नजरसानी अपील में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि ये बात जाहिर है कि फैज़ाबाद धरने का जो केस था उसका तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के 2014 के धरने से कोई ताल्लुक नहीं था, मगर अदालती फैसले के पैरा 17, 24, 23, 22 और 52 में तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक के धरने का हवाला दिया गया। इन हवालों से यह तासुर मिला कि तहरीक इंसाफ ने जानबूझकर गलत इल्जामात लगाकर पब्लिसिटी के लिए गैर कानूनी धरना दिया। ये नजरसानी अपील इसलिए दायर की जा रही है कि ताकि इन रिमार्क्स को हज़फ किया जाए। अब जिन ग्राउंड्स पर नजरसानी अपील दायर की गई है उनमें से चंद नकात ये हैं कि जब फैज़ाबाद धरना खत्म हो गया था तो तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक जो रिमार्क्स दिए गए वो गैर ज़रूरी थे, इसलिए उन्हें फैसले से हज़फ किया जाए। साथ ही दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि तहरीक इंसाफ ने हकीकी वजूहात के लिए धरना दिया था जो पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हुकूक के मुताबिक था। ये धरना ना ही पब्लिसिटी के लिए दिया गया और ना ही इसके पीछे दरपर्दा मकासद थे। तहरीक इंसाफ ने सियासी मुतालबात उठाए थे और वो शहरियों के हुकूक के लिए खड़ी हुई थी। तहरीक इंसाफ का फैज़ाबाद धरने से कोई ताल्लुक नहीं। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को सुने बगैर, उसे कोई मौका फराहम किए बगैर उसके मुताल्लिक रिमार्क्स दिए गए, इसलिए रिमार्क्स को हज़फ किया जाए। अब बज़ाहिर ये दूसरी नजरसानी अपील है जो तहरीक इंसाफ ने दायर की। दोनों अपीलों की ज़बान में फ़र्क है। फिर पहले वाली नजरसानी की अपील वकील के इल्म में लाए बगैर उनका नाम इस्तेमाल करते हुए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिए तहरीक इंसाफ ने कैसे दायर कर दी, उसमें मौक़िफ़ बड़ा अलग था, ज़बान बहुत अलग थी, पूरा मामला मुतनाज़ा हो गया था। इसके अलावा फैज़ाबाद धरना केस के फैसले पर नजरसानी के लिए फ़ौज ने भी फ़ौज से मुतालिक जो वज़ारत दिफ़ा ने नजरसानी अपील दायर की हुई है। साथ ही IB वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने नजरसानी की अपील दायर कर रखी है। हत्ता कि इलेक्शन कमीशन ने अपील दायर की है, मगर किसी में भी सख्त ज़बान नहीं थी, वैसी ज़बान जो तहरीक इंसाफ के नाम से पहली नजरसानी अपील में थी जज साहब के मुतालिक। मगर इस पहली नजरसानी की अपील को किसी ने भी ऑन नहीं किया। फिर अब बिल्कुल मुख्तलिफ अपील सामने आ गई है जिसका मतन और लहजा पहली अपील से बिल्कुल मुख्तलिफ है। देखते हैं कि अदालत इस हवाले से क्या फ़ैसला देती है। तहरीक इंसाफ का नाम और उनके धरने के हवाले से जो ऑब्जर्वेशन थे वो निकलते हैं या नहीं निकलते। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और अहम खबर इस पर बात करेंगे। आला अदलिया निज़ाम में बेहतरी और मुकदमा जल्द निपटाने और अदालतों पर बढ़ते हुए केसेस का दबाव कम करने के लिए इकदाम उठा रही है। जब से चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा बने हैं वो मुसलसल इस्लाहात लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इंसाफ की जल्द फराहमी मुमकिन हो सके। साथ ही अदालतों से मुकदमात का बोझ भी कम किया जाए। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अब से कुछ देर पहले एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मॉडल कोर्ट्स बहुत तेज़ी से मुकदमात निपटा रही हैं। मॉडल कोर्ट्स के लिए नए जजेस की तैनाती हुई, ना ही इजाफी अमला मिला। सिर्फ और सिर्फ जजेस मेहनत कर रहे हैं जो रंग ला रही है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुल्क भर में 3 माह में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 19 लाख से कम होकर 17 लाख रह गई है। 2 लाख मुकदमात का बोझ कम हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 40,500 से कम होकर 38,300 रह गई है। अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस की तादाद में कमी आ रही है और जब से आसिफ सईद खोसा साहब चीफ जस्टिस बने हैं हमने देखा था कि साकिब निसार साहब के दौर में जो दूसरी मामलात थे उस पर तवज्जो ज़्यादा थी, उस पर तनकीद भी होती थी। अब पेंडेंसी कम करने पर तवज्जो है। 11 मार्च को चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के इजलास में 2 अहम फैसले किए गए। पहला फैसला मॉडल अदालतों से मुताल्लिक किया गया। मुल्क भर के तमाम अजला में मुकदमात के तेज़ तरीन ट्रायल के लिए मॉडल अदालतें कायम करने का फैसला किया गया। अब इन मॉडल अदालतों ने काम शुरू कर दिया है। इन अदालतों में इब्तिदाई तौर पर सिर्फ कत्ल और मंशियात के पुराने मुकदमात भिजवाए गए हैं और ये अदालतें तेज़ी से मुकदमात निपटा रही हैं। इसी तरह मातहत अदालतों पर दबाव कम करने के लिए फैसला किया गया है कि पुलिस से मुताल्लिक शिकायत सेक्शन 22A और 22B की दरख्वास्त बराह रास्त सेशन अदालत को देने के बजाय पहले मुतालिका जिले के SP को दी जाएगी ताकि ये मामला अदालत में जाने से पहले ही पुलिस की सतह पर हल कर लिया जाए, वरना फिर अदालत से रुजू किया जाए। यूँ अदालतों पर दबाव कम होगा। यानी अगर पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है अवाम की तो अदालत से रुजू करने से पहले पुलिस ऑफिसर से रब्ता किया जाएगा और फिर शिकायत बरकरार रही तो अदालत से रुजू किया जाएगा। पुलिस से मुताल्लिक केस का अदालतों पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है। नेशनल जुडिशल पॉलिसी मीटिंग कमेटी के इजलास में सामने आने वाले इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1 जनवरी 2017 से 28 फरवरी 2019 तक 22A और 22B के तहत मुल्क की जिला अदालतों में 6,14,307 मुकदमात दर्ज हुए और इसी अरसे के दौरान हाई कोर्ट में ऐसे मुकदमात की तादाद 47,029 थी। ये बहुत बड़ी तादाद है। इसलिए आला अदलिया समझती है कि इन केसेस की वजह से मातहत अदालतों पर केसेस का दबाव बढ़ रहा है और नई तब्दीली से इसमें कमी आएगी।
लेकिन वकला इन फैसलों से खुश नहीं है, एहतजाज कर रहे हैं, अदालती कार्रवाइयों का बॉयकॉट कर रहे हैं और अब सड़कों पर आने का इशारा दे रहे हैं। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान बार काउंसिल की कॉल पर कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत सूबे भर के वकला ने मॉडल अदालतों के खिलाफ हड़ताल की और अदालतों में पेश नहीं हुए, जबकि वकला तंजीमों ने मॉडल कोर्ट्स में पेश होने वाले वकला का लाइसेंस मनसूख करने की भी धमकी दे दी। इसके साथ वकला तंजीमों ने 25 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज का भी ऐलान किया। पाकिस्तान बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल नेशनल जुडिशल पॉलिसी मीटिंग कमेटी के फैसलों को वापस लेने का मुतालबा कर रही है और उनका मौक़िफ़ है कि अहम कानूनी मामला से मुतालिक फैसलों में बार के नुमाइंदों और सीनियर वकला को शामिल नहीं किया गया। अब ये बड़ा अहम मामला है। जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी हमारे साथ मौजूद हैं। साहब बहुत शुक्रिया। साहब आप ये पुलिस वाला जो मामला है, पुलिस की शिकायत और अदालत में जाना, इस पर आप समझते हैं अदालती फैसला दुरुस्त है, चीफ जस्टिस दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं या वकला का एतराज़ दुरुस्त है? ये हालत है कि कोर्ट्स में बेइंतहा पेंडेंसी है इन केसेस की वजह से, तो चीफ जस्टिस ने इस मौके पर ये अच्छा समझा कि इसको चेंज किया जाए और पहले पुलिस की तरफ से रिपोर्ट लेकर के फिर कुछ आगे कार्रवाई की जाए। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा स्टेप था ताकि पेंडेंसी कम की जाए और उसके लिए ऑल्टरनेट प्रपोजल्स भी हो सकते हैं, ये भी एक तरीका है और बहुत से तरीके हो सकते हैं। मसलन एक तरीका जो ये भी हो सकता है कि एक किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिसडिक्शन जो कि एक हाई कोर्ट की होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसी तरह की पावर्स कोई दे दी जाएँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट जज को, ताकि वो वहीं फैसले कर सके बजाय कोर्ट के हाई कोर्ट में जाने के। एक ये भी चीज़ हो सकती है, लेकिन उसके लिए बहसूरत आप जानते हैं कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करनी पड़ेगी और अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में करना हमारे मुल्क में आजकल के सिनारियों में बेइंतहा मुश्किल है और ये बहुत नहीं हो सकता। तो इस सूरत में जो पेंडेंसी का इशू था उसको रिजॉल्व करने के लिए चीफ जस्टिस साहब ने अच्छी कार्रवाई की है, लेकिन ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस के लिए इसको फ़ायदा होगा और जहाँ तक कि सिविल केसेस में उनका तो इससे कोई इत्तलाक नहीं। मॉडल कोर्ट्स के हवाले से क्या कहिएगा कि तेजी से केस निपटे? अभी चीफ जस्टिस ने कहा कि पेंडेंसी में 3 माह में 2 लाख कम हो गए केसेस, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, वो भी मेरे ख्याल में जो वकला है उनका एतराज़ उस पर गलत है मेरी नज़र में। ये तो बहर सूरत ये कानून का हिस्सा है कि एक केस जो एक दफ़ा शुरू हो जाए उसको जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए उसको रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए और तसलसल उसका बरकरार रहना चाहिए। ये हमारे कानून का हिस्सा है, लेकिन उसको कोई नोटिस नहीं लेता और एज ए रिज़ल्ट आप देखें पेंडेंसी कोर्ट में क्या हालत है। बेचारे जो मुल्ज़िम आते हैं कोर्ट में दिन में सारा दिन बैठ के चले जाते हैं, कोई फ़ैसले नहीं होते और ये मामला चलता रहता है नॉन स्टॉप। और इसको अगर ये किया गया है और इसमें काफ़ी उन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं, प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स किए हैं, तो कि आप ये याद रखें कि प्रोसीजरल अमेंडमेंट्स तो यकीनन कोर्ट्स कर सकती हैं ख़ुद अपने तौर पर, लेकिन अगर कोई उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना होता है या कोई लेजिस्लेशन करनी पड़ती है तो वो ज़रा मुश्किल हो जाती है। और वो आपको मालूम है कि हमारी जो असेंबलीज़ हैं एट द मोमेंट वो इस सिचुएशन में नहीं है कि कोई किसी किस्म का लॉ पास कर सकें। तो इस सूरत में अगर उन्होंने एक मॉडल कोर्ट्स का सिस्टम शुरू किया और उसमें उन्होंने ऐसे प्रोसीजर्स चेंज किए ताकि मामला तेज़ी से आगे बढ़ें, तो ये तो मेरे ख्याल में बहुत खुशाइंद है। और मेरे ख्याल में ये तो सिविल साइड में भी करना चाहिए कि सिविल केसेस जो भी आप देखते हैं कि 20-20 साल, 25-25 साल, बल्कि 30-30 साल तक चलते हैं और उनका कोई फैसला नहीं होता। तो फिर जब इसका असर नज़र भी आ रहा है कि पेंडेंसी कम हो रही है, ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो जैसे साकिब निसार की तरह स्कूलों में जाकर और डैम के लिए ये सारे मामला नहीं कर रहे ताकि उनकी खबर बने और टीवी पर वो आएँ, बल्कि पेंडेंसी कम कर रहे हैं, तो वकला फिर क्यों एतराज़ कर रहे हैं? वकला का यकीनन उसके ख़िलाफ़ एतराज़ है क्योंकि बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो कल्चर कोर्ट्स में आ गया है वो ऐसा है जिसमें कि वकला जो हैं वो समझते हैं कि अगर केस को प्रोलॉन्ग किया जाए तो उनका ज़्यादा फ़ायदा है और वो उनका ये नज़रिया नहीं होता कि केस का जल्दी फ़ैसला हो ताकि लोगों को इंसाफ मिले। उनको अपने प्रोफेशनल जो ज़रूरत है उसके लिए काम करते हैं, प्रोफेशनल एथिक्स को भूल जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में इस लिहाज से कुछ ना कुछ रेवोल्यूशनरी इकदाम तो लेना पड़ेगा और ये एक अच्छा स्टेप किया था चीफ जस्टिस साहब ने। और वकला का जो क्रिटिसिज्म है और जो उनका स्ट्राइक की कॉल्स है, मेरे ख़्याल में, मेरी नज़र में, अपनी पर्सनल नज़र में, मेरे ख़्याल में किसी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम्स है उसके लिए उनको चाहिए कि चीफ जस्टिस से बात करें, सुप्रीम कोर्ट से बात करें, उसमें चेंजेस आएँ, लेकिन जो स्टेप्स लिए गए हैं वो हर लिहाज से सही है। हमारे साथ मौजूद थे, चीफ जस्टिस सही कर रहे हैं, दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं उनके मुताबिक। प्रोग्राम में एक ब्रेक, उसके बाद एक और अहम खबर उस पर बात करेंगे।
जमहूरी ममालिक और जमहूरी हुकूमतों में मुखालफिन की तनकीद को बर्दाश्त किया जाता है, मस्बत तनकीद को सराहा जाता है और अपने नाक़दीन की राय का एहतराम भी किया जाता है। और अगर ऐसा ना भी करें और तनकीद करने वालों की राय से मुत्तफिक ना भी हो, तब भी जमहूरी हुकूमतों में तनकीद करने वालों की आवाज़ दबाई नहीं जाती, उन्हें अपनी राय देने से रोका नहीं जाता, बल्कि इज़हार राय की आज़ादी होती है। लेकिन 13 अप्रैल को आज टीवी के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा को उस वक्त ऑफ एयर कर दिया गया जब प्रोग्राम की मेज़बान गरीदा फारूकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर साबिक वजीर खजाना और नून लीग के रहनुमा इसहाक डार का इंटरव्यू कर रही थी। इसहाक डार का इंटरव्यू क्यों ऑफ एयर किया गया, इस हवाले से हमारे राब्ता करने पर पैमरा ज़राए ने बताया कि उसकी वजह लाहौर को मौसूल होने वाली शिकायत को करार दिया गया, जिसमें कहा गया कि इसहाक डार इश्तिहारी मुल्जिम और मफरूर हैं और एक इश्तिहारी मुल्जिम को टीवी पर आने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ज़राए के मुताबिक इस हवाले से 9 अप्रैल को लाहौर के पैमरा ऑफिस में शिकायतों का जायजा लेने वाली मीटिंग के दौरान एक उबूरी हुक्म जारी किया गया, जिसमें तमाम चैनल्स को हिदायत की गई कि वो इश्तिहारी मुल्जिमान को टीवी पर आने की इजाज़त ना दें। अहम बात यह है कि इस हवाले से पैमरा की तरफ से कोई तहरीरी हिदायत जारी नहीं की गई, कोई हुक्मनामा नहीं आया। इसहाक डार को अमदी से दसासों के केस में एहतसाब अदालत ने इश्तिहारी और मफरूर करार दिया है। इसी वजह से अब उनके टीवी पर आने पर भी गैर एलानिया पाबंदी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसहाक डार तन्हा सियासतदान नहीं है जो इश्तिहारी हैं और टीवी पर आ रहे हैं, बल्कि ऐसे लोगों की एक तवील फहरिस्त है जो इश्तिहारी होने के बावजूद मुसलसल टीवी पर आते रहे हैं और अब भी आ रहे हैं। उनमें खुद वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल क़ादरी भी शामिल रहे माजी में, जिन्हें 2014 के धरनों के दौरान पार्लियामेंट हमला केस में इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत तलब करती रही, लेकिन वो पेश नहीं हुए, जिस पर उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया। बाद में अदालत के सामने पेश होकर उन्होंने जमानत हासिल कर ली। पार्लियामेंट हमला केस में जिस वक्त इमरान खान इश्तिहारी थे, उन्हीं दिनों में नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा केस की समाअतों के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे थे, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, इंटरव्यूज़ भी दे रहे थे। और उस वक्त भी पार्लियामेंट हमला केस में वज़ीर आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा जमानत पर हैं। इसी तरह 2014 के धरनों के दौरान SSP असमतुल्लाह जुनेजो तशद्दुद केस में भी इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने इमरान खान और ताहिरुल क़ादरी को पेश ना होने और अदम गिरफ्तारी पर इश्तिहारी करार दिया। इमरान खान इस मुकदमे में 3.5 साल तक इश्तिहारी रहे और इस अरसे के दौरान इस्लामाबाद पुलिस उन्हें बतौर मुल्जिम गिरफ्तार करने में नाकाम रही, लेकिन वो मीडिया पर आते रहे, इंटरव्यूज़ देते रहे, यहाँ तक कि मातहत अदालतों से इश्तिहारी होने के बावजूद आला अदालतों में नवाज शरीफ के खिलाफ बतौर मुद्दई पेश होते रहे। और फिर जनवरी 2018 में उन्होंने इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश होकर जमानत हासिल की, जिसके बाद मई 2018 में उन्हें इस मुकदमे से बरी कर दिया गया। इसके अलावा साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का मामला भी यही है। उन्हें अदालतें संगीन गद्दारी केस में, जजिस नज़रबंदी केस और लाल मस्जिद केस में इश्तिहारी करार दे चुकी हैं। अदालत के मुसलसल तलब करने के बावजूद वो अदालतों में तो हाजिर नहीं हो रहे, लेकिन मीडिया पर मुसलसल नजर आ रहे हैं और हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान भी अपना मौक़िफ़ मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को देते रहे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद मुतअद्दिद बार टीवी चैनल्स पर आकर खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत को यह कहकर शर्मिंदा करते रहे कि उनकी हुकूमत में आधी काबीना तो मेरे लोगों की है, लेकिन इश्तिहारी होने के बावजूद उनके ऑन एयर आने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगाई गई थी। अहम बात यह है कि ये तो वो सियासतदान हैं जो अदालतों में पेश ना होने पर इश्तिहारी और मफरूर हैं, लेकिन अभी मुल्जिम हैं और मुजरिम करार नहीं पाए हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पर तो दहशतगर्दी के मुजरिमों के भी और मुल्जिमों के भी इंटरव्यूज़ नशर हो चुके हैं, जिनमें सौलत मिर्ज़ा और एहसानुल्लाह एहसान शामिल हैं। सौलत मिर्ज़ा का डेथ सेल से इंटरव्यू चला जहां वो फांसी का इंतजार कर रहा था। एहसानुल्लाह एहसान तालिबान का तर्जुमान रहा। गिरफ्तारी के बाद उसका इंटरव्यू बाकायदा मीडिया पर चला, कोई पाबंदी नहीं लगी। इसी तरह शिद्दत पसंद तंजीमों के रुकन के भी इंटरव्यूज़ चलते रहे। हैदराबाद की तालिबा नौरीन लगारी का बयान भी टीवी पर चलाया जा चुका है, जिसमें शिद्दत पसंद तंजीम का कारकुन होने का एतराफ़ किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जासूसी करने वाले और दहशतगर्दी में मुलविस भारतीय एजेंट कुलभूषण यादव का भी टीवी पर इंटरव्यू चला। और हाल ही में पाकिस्तान पर जारियत करने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तानी मीडिया पर पेश किया गया, उसका बयान चलाया गया। मगर जैसे ही इसहाक डार ने मीडिया पर आकर हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर तनकीद की तो पाबंदी लगा दी गई। हुकूमती वुज़रा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और हर इंटरव्यू में 8 माह बाद भी, हुकूमत में आने के 8 माह बाद भी मौशी बहरान की जिम्मेदारी इसहाक डार पर डालते हैं। और जब इसहाक डार ने मीडिया पर आकर जवाब देना शुरू किया, हुकूमती पॉलिसीज़ पर तनकीद की, तो पाबंदी लगा दी गई। मुखालफिन की तरफ से तनकीद पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अदम बर्दाश्त की नई मिसालें कायम हो रही हैं, जो ना जमहूरियत के लिए अच्छा है ना हुकूमत के लिए अच्छा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। एक और दिलचस्प खबर है, तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक़ बात करेंगे। पंजाब के बेशतर इलाकों में बारिशें हो रही हैं। मुसलसल बारिशों की वजह से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की फिक्र बढ़ती जा रही है। उन्हें खदशा है कि अगर मज़ीद बारिशें हुई तो फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। वज़ीर आला पंजाब ने सोशल मीडिया पर इस परेशानी का जिक्र किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में हालिया बारिश और जालाबारी से गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान का अंदेशा है। अवामुन्नास से अपील है कि अल्लाह ताला के उस हुजूर
बारिश के थमने और किसान की फलाह के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ करें। वज़ीर आला पंजाब ने खदशा जाहिर किया है कि मज़ीद बारिशें हुई तो नुकसान होगा। जाहिर है बारिश से होने वाली तबाही अफसोसनाक होती है। सिर्फ किसानों का नहीं, पूरे मुल्क का नुकसान होता है। ज़्यादा बारिशों की वजह से अब हो रहा है। ज़्यादा बारिशें माहौलियाती तब्दीली की वजह से होती है। माहौलियाती तब्दीली के असरात से जहाँ पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है, वहाँ पाकिस्तान भी मुतासिर हो रहा है। मार्च 2018 में बैनुल-अक़वामी बैंक ने मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में ख़तरे से 2-4 ममालिक की फहरिस्त जारी की थी। इस रिपोर्ट में मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने के खतरे से 2-4 मुल्कों में भारत को पहले और पाकिस्तान को दूसरे नंबर पर बताया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए पाकिस्तान, कीनिया और लेबनान में कम सलाहियत है, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिलिपाइन में गैर मामूली मौसमी हालात और सैलाबों का खतरा सबसे ज़्यादा है। ये सब साइंसी वजूहात हैं। 2010 से पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से सैलाब से मुतासिर हो रहा है। ये एक संजीदा मामला है जिसके लिए संजीदा कोशिश होनी चाहिए और इस मामले को संजीदा समझते हुए पाकिस्तान में इस मामले के लिए एक वजारत भी मौजूद है मौसमियाती तब्दीली की, जिसका कलमदान जरताज गुल साहिबा के पास है। वो बारिश होने की क्या वजह समझती हैं, देखिए। अल्लाह का करम है कि आप लोग देख रहे हैं कि इतनी ज़्यादा तादाद में बारिशें और बर्फ़बारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर कभी नहीं हुई जितनी इस दफ़ा हुई है। उसका क्रेडिट भी मैं अपने आप को नहीं दे रही मुझे पता है सोशल मीडिया पे चल रहा है, लेकिन मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रही। वो मैं क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दे रही हूँ। मैं समझती हूँ कि जब आपके नेक हुक्मरान मुल्क के ऊपर हुकूमत करते हैं, जब वो आते हैं तो अल्लाह ताला उन्हीं के सदक़े की वजह से मुल्क में रहमतें और बारिश शुरू कर देता है। तो मैं उसका जो क्रेडिट है वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को देती हूँ। इस वज़ारत का काम है इन सारे मामला से निपटना, देखना साइंटिफिक तब्दीलियों के हवाले से। वो क्रेडिट दे रही थी इमरान खान को। अब जबकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो उस्मान बुज़दार साहब आवाम से अपील कर रहे हैं कि दुआ कीजिए, वरना फसलों को नुकसान होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा है बारिशों की वजह से। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। याद दीजिए। अल्लाह।